नए नेताओं के अलग अलग विचार। जुलाई 1928 के कीर्ति में छपे इस लेख में भगत सिंह ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के विचारों की तुलना की है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जनता में बहुत निराशा और मायूसी फैली। हिंदू मुस्लिम झगड़ों ने बचा खुचा साहस भी खत्म कर डाला। लेकिन देश में जब एक बार जागृति फैल जाए तब देश ज़्यादा दिन तक सोया नहीं रह सकता। कुछ ही दिनों बाद जनता बहुत जोश के साथ उठती तथा हमला बोलती है। आज हिंदुस्तान में फिर जान आ गई है। हिंदुस्तान फिर जाग रहा है। देखने में तो कोई बड़ा जन आंदोलन नज़र नहीं आता, लेकिन नींव ज़रूर मजबूत की जा रही है। आधुनिक विचारों के अनेक नए नेता सामने आ रहे हैं। इस बार नौजवान नेता ही आगे बढ़े और देश में नौजवानों के ही आंदोलन चल रहे हैं। नौजवान नेता ही देशभक्त लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता बड़े होने के बावजूद एक तरह से पीछे छोड़े जा रहे हैं। इस समय जो नेता आगे आ रहे हैं वे हैं बंगाल के पूजनीय श्री सुभाष चंद्र बोस और माननीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। यही दो नेता हिंदुस्तान में उभरते नजर आ रहे हैं और युवाओं के आंदोलनों में विशेष रूप से हिस्सा ले रहे हैं। दोनों ही हिंदुस्तान की आज़ादी के कट्टर समर्थक हैं। दोनों ही समझदार और सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन फिर भी इनके विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक को भारत की प्राचीन संस्कृति का उपासक कहा जाता है तो दूसरे को पक्का पश्चिम का शिष्य। एक को कोमल हृदय वाला भावुक कहा जाता है और दूसरे को पक्का युगांतरकारी। हम इस लेख में उनके अलग अलग विचारों को जनता के समक्ष रखेंगे ताकि जनता स्वयं उनके अंतर को समझ सके और स्वयं भी विचार कर सके। लेकिन उन दोनों के विचारों का उल्लेख करने से पूर्व एक और व्यक्ति का उल्लेख करना भी ज़रूरी है, जो कि इन्हीं की भांति स्वतंत्रता प्रेमी है और युवा आंदोलनों की एक विशेष शख्सियत है, साधु वासवानी, जो चाहे कांग्रेस के बड़े नेताओं की भांति जाने माने तो नहीं, चाहे देश के राजनीतिक क्षेत्र में उनका कोई विशेष स्थान तो नहीं, तो भी युवाओं पर जिन्हें कि कल देश की बागडोर संभालनी है उनका असर है। और उन्हीं के द्वारा शुरू हुआ आंदोलन भारत युवा संघ इस समय युवाओं में विशेष प्रभाव रखता है। उनके विचार बिल्कुल अलग ढंग के हैं। उनके विचार एक ही शब्द में बताए जा सकते हैं, वापस वेदों की ओर लौट चलो, बैक टू वेदास। यह आवाज़ सबसे पहले आर्य समाज ने उठाई थी। इस विचार का आधार इस आस्था में है कि वेदों में परमात्मा ने संसार का सारा ज्ञान उंडेल दिया है। इससे आगे और अधिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारे हिंदुस्तान ने चौतरफा जो प्रगति कर ली थी उससे आगे न दुनिया बढ़ी है और न बढ़ सकती है। खैर, वासवानी आदि इसी आस्था को मानते हैं। तभी एक जगह कहते हैं, हमारी राजनीति ने अब तक कभी तो मैजिनी और वोल्टेयर को अपना आदर्श मानकर उदाहरण स्थापित किए हैं और या कभी लेनिन और टोल्स्टॉय से सबक लिया। हालांकि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि उनके पास उनसे कहीं बड़े आदर्श हमारे पुराने ऋषि हैं। वे इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारा देश एक बार तो विकास की अंतिम सीमा तक जा चुका था और आज हमें आगे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पीछे लौटने की ज़रूरत है। आप एक कवि हैं। कवित्व आपके विचारों में सभी जगह नज़र आता है। साथ ही यह धर्म के बहुत बड़े उपासक हैं। यह शक्ति धर्म चलाना चाहते हैं। यह कहते हैं, इस समय हमें शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। वह शक्ति शब्द का अर्थ केवल भारत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनको इस शब्द से एक प्रकार की देवी का, एक विशेष ईश्वरीय प्राप्ति का विश्वास है। वे एक बहुत भावुक कवि की तरह कहते हैं, फॉर इन सॉलिट्यूड हैव कम्युनिकेटेड विद हर, आर एडमायर्ड भारत माता, एंड माई एकिंग हेड हैड हर्ड वॉइसेस सेइंग द डे ऑफ फ्रीडम इज नॉट फार ऑफ। समटाइम्स इंडीड अ स्ट्रेंज फीलिंग विजिट्स मी and I say to myself, holy, holy is Hindustan, for still is she under the protection of her mighty rishis and their beauty is around us, but we behold it not। अर्थात एकांत में भारत की आवाज़ मैंने सुनी है।
मेरे दुखी मन ने कई बार यह आवाज़ सुनी है कि आज़ादी का दिन दूर नहीं। कभी कभी बहुत अजीब विचार मेरे मन में आते हैं और मैं कह उठता हूँ, हमारा हिंदुस्तान पाक और पवित्र है क्योंकि पुराने ऋषि उसकी रक्षा कर रहे हैं और उनकी खूबसूरती हिंदुस्तान के पास है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। यह कवि का विलाप है कि वह पागलों या दीवानों की तरह कहते रहते हैं, हमारी माता बड़ी महान है, बहुत शक्तिशाली है, उसे परास्त करने वाला कौन पैदा हुआ है। इस तरह की केवल मात्र भावुकता की बातें करते हुए कह जाते हैं, आर नेशनल मूवमेंट मस्ट बिकम अ प्योरीफाइंग मास मूवमेंट इफ इट इज टू फुलफिल इट्स डेस्टिनी विदाउट फॉलिंग इनटू क्लास वॉर, वन ऑफ द डेंजर्स ऑफ बोल्शिविज्म। अर्थात हमें अपने राष्ट्रीय जन आंदोलन को देश सुधार का आंदोलन बना देना चाहिए, तभी हम वर्ग युद्ध के बोल्शिविज्म के खतरों से बच सकेंगे। वह इतना कहकर ही कि गरीबों के पास जाओ, गांवों की ओर जाओ, उनको दवा दारू मुफ्त दो, समझते हैं कि हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया। वे छायावादी कवि हैं। उनकी कविता का कोई विशेष अर्थ तो नहीं निकल सकता, मात्र दिल का उत्साह बढ़ सकता है। बस पुरातन सभ्यता के शोर के अलावा उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं। युवाओं के दिमागों को वे कुछ नया नहीं देते, केवल दिल को भावुकता से ही भरना चाहते हैं। उनका युवाओं में बहुत असर है और भी पैदा हो रहा है। उनके दकियानूसी और संक्षिप्त से विचार यही है जो कि हमने ऊपर बताए हैं। उनके विचारों का राजनीतिक क्षेत्र में सीधा असर न होने के बावजूद बहुत असर पड़ता है, विशेषकर इस कारण कि नौजवानों युवकों को ही कल आगे बढ़ना है और उन्हीं के बीच इन विचारों का प्रचार किया जा रहा है। अब हम श्री सुभाष चंद्र बोस और श्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर आ रहे हैं। 2-3 महीनों से आप बहुत सी कॉन्फ्रेंसों के अध्यक्ष बनाए गए और आपने अपने अपने विचार लोगों के सामने रखे। सुभाष बाबू को सरकार तख्ता पलट गिरोह का सदस्य समझती है और इसीलिए उन्हें बंगाल अध्यादेश के अंतर्गत कैद कर रखा था। आप रिहा हुए और गरम दल के नेता बनाए गए। आप भारत का आदर्श पूर्ण स्वराज्य मानते हैं और महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षीय भाषण में आपने इसी प्रस्ताव का प्रचार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वराज पार्टी के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र हैं। बैरिस्ट्री पास है। आप बहुत विद्वान हैं। आप रूस आदि का दौरा कर आए हैं। आप भी गरम दल के नेता हैं और मद्रास कॉन्फ्रेंस में आपके और आपके साथियों के प्रयासों से ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकृत हो सका था। आपने अमृतसर कॉन्फ्रेंस के भाषण में भी इसी बात पर जोर दिया, लेकिन फिर भी इन दोनों सज्जनों के विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अमृतसर और महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंसों के इन दोनों अध्यक्षों के भाषण पढ़कर ही हमें इनके विचारों का अंतर स्पष्ट हुआ था, लेकिन बाद में बम्बई के एक भाषण में यह बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस जनसभा की अध्यक्षता कर रहे थे और सुभाष चंद्र ने भाषण किया। वह एक बहुत भावुक बंगाली है। उन्होंने भाषण आरंभ किया कि हिंदुस्तान का दुनिया के नाम एक विशेष संदेश है। वह दुनिया को आध्यात्मिक शिक्षा देगा। खैर, आगे वे दीवाने की तरह कहना शुरू कर देते हैं, चांदनी रात में ताजमहल को देखो, और जिस दिल की यह समझ का परिणाम था उसकी महानता की कल्पना करो। सोचो, एक बंगाली उपन्यासकार ने लिखा है कि हम में यह हमारे आंसू ही जम जमकर पत्थर बन गए हैं। वह भी वापस वेदों की ओर ही लौट चलने को कहते हैं। आपने अपने पूना वाले भाषण में राष्ट्रवादिता के संबंध में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयवादी राष्ट्रवाद को एक संकीर्ण दायरे वाली विचारधारा बताते हैं, लेकिन यह भूल है। हिंदुस्तानी राष्ट्रीयता का विचार ऐसा नहीं है। वह न संकीर्ण है, न निजी स्वार्थ से प्रेरित है और न उत्पीड़नकारी है, क्योंकि इसकी जड़ या मूल तो यह सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात सच, कल्याणकारी और सुंदर। यह भी वही छायावाद है, कोरी भावुकता है। साथ ही उन्हें भी अपने पुरातन युग पर बहुत विश्वास है। वह प्रत्येक बात में अपने पुरातन युग की महानता देखते हैं। पंचायती राज का ढंग उनके विचार में कोई नया नहीं,
पंचायती राज और जनता का राज। वे कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत पुराना है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि साम्यवाद भी हिंदुस्तान के लिए नई चीज़ नहीं। खैर, उन्होंने सबसे ज़्यादा उस दिन के भाषण में जोर जिस बात पर दिया था वह यही थी कि हिंदुस्तान का दुनिया के लिए एक विशेष संदेश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के विचार इससे बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं जिस देश में जाओ वही समझता है कि उसका दुनिया के लिए एक विशेष संदेश है। इंग्लैंड दुनिया को संस्कृति सिखाने का ठेकेदार बनता है। मैं तो कोई विशेष बात अपने देश के पास नहीं देखता। सुभाष बाबू को उन बातों पर बहुत यकीन है। जवाहरलाल कहते हैं एवरी यूथ मस्ट रिबेल नॉट ओनली इन पॉलिटिकल स्पेयर बट इन सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्पेयर्स ऑल्सो। आई हैव नॉट मच यूज फॉर एनी मैन who comes and tells me that such and such thing is said in Quran. Everything unreasonable must be discarded, even if they find authority for it in the Vedas and Quran. यानी प्रत्येक नौजवान को विद्रोह करना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी। मुझे ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं जो आकर कहे कि फलां बात कुरान में लिखी हुई है। कोई बात जो अपनी समझदारी की परख में सही साबित न हो, उसे चाहे वेद और कुरान में कितनी ही अच्छा क्यों न कहा गया हो, नहीं माननी चाहिए। यह एक युगांतकारी के विचार है और सुभाष के एक राज परिवर्तनकारी के विचार है। एक के विचार में हमारी पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी है और दूसरे के विचार में उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाना चाहिए। एक को भावुक कहा जाता है और एक को युगांतरकारी और विद्रोही। पंडित जी एक स्थान पर कहते हैं टू दोज हु स्टिल फॉन्डली चेरिश ओल्ड आइडियाज एंड आर स्ट्राइविंग टू ब्रिंग बैक द कंडीशंस विच प्रिवेल्ड इन अरेबिया 1300 years ago और इन द वैदिक एज इन इंडिया, आई से दैट इट इज़ इनकंसीवेबल दैट यू कैन ब्रिंग बैक द होरी पास्ट। द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी विल नॉट रिट्रेस इट्स स्टेप्स। द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन मे रिमेन स्टेशनरी। वे कहते हैं कि जो अब भी कुरान के ज़माने के अर्थात 1300 बरस पीछे के अरब की स्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं या जो पीछे वेदों के ज़माने की ओर देख रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि यह तो सोचा भी नहीं जा सकता कि वह युग वापस लौट आएगा। वास्तविक दुनिया पीछे नहीं लौट सकती। काल्पनिक दुनिया को चाहे कुछ दिन यही स्थिर रखो, और इसलिए वे विद्रोह की आवश्यकता महसूस करते हैं। सुभाष बाबू पूर्ण स्वराज के समर्थन में हैं क्योंकि वे कहते हैं कि अंग्रेज़ पश्चिम के वासी हैं, हम पूर्व के। पंडित जी कहते हैं हमें अपना राज कायम करके सारी सामाजिक व्यवस्था बदलनी चाहिए। उसके लिए पूरी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है। सुभाष बाबू मजदूरों से सहानुभूति रखते हैं और उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं। पंडित जी एक क्रांति करके सारी व्यवस्था ही बदल देना चाहते हैं। सुभाष भावुक हैं, दिल के लिए नौजवानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, पर मात्र दिल के लिए। दूसरा युगांतकारी है जो कि दिल के साथ साथ दिमाग को भी बहुत कुछ दे रहा है। दे शुड एम एट स्वराज फॉर द मासेस बेस्ड ऑन सोशलिज्म। दैट वॉज अ रिवोल्यूशनरी चेंज विच दे कुड नॉट ब्रिंग अबाउट विदाउट रिवोल्यूशनरी मेथड्स। मेयर रिफॉर्म और ग्रेजुअल रिपेयरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीनरी कुड नॉट अचीव द रियल प्रॉपर स्वराज फॉर द जनरल मासेस। अर्थात हमारा आदर्श समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण स्वराज्य होना चाहिए, जो कि युगांतकारी तरीकों के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। केवल सुधार और मौजूदा सरकार की मशीनरी की धीमी धीमी की गई मरम्मत जनता के लिए वास्तविक स्वराज्य नहीं ला सकती। यह उनके विचारों का ठीक ठीक अक्स है। सुभाष बाबू राष्ट्रीय राजनीति की ओर उतने समय तक ही ध्यान देना आवश्यक समझते हैं जितने समय तक दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान की रक्षा और विकास का सवाल है। परंतु पंडित जी राष्ट्रीयता के संकीर्ण दायरों से निकलकर खुले मैदान में आ गए हैं। अब सवाल यह है कि हमारे सामने दोनों विचार आ गए हैं, हमें किस ओर झुकना चाहिए। एक पंजाबी समाचार पत्र ने सुभाष की तारीफ के पुल बांधकर पंडित जी आदि के बारे में कहा था कि ऐसे विद्रोही पत्थरों से सिर मार मार कर मर जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब पहले ही बहुत भावुक प्रांत है। लोग जल्द ही जोश में आ जाते हैं और जल्द ही झाग की तरह बैठ जाते हैं।
सुभाष आज शायद दिल को कुछ भोजन देने के अलावा कोई दूसरी मानसिक खुराक नहीं दे रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब के नौजवानों को इन युगांतकारी विचारों को खूब सोच विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की सख्त ज़रूरत है और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मिल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके अंधे पैरोकार बन जाओ, लेकिन जहाँ तक विचारों का संबंध है वहाँ तक इस समय पंजाबी नौजवानों को उनके साथ लगना चाहिए ताकि वे इनकलाब के वास्तविक अर्थ, हिंदुस्तान में इनकलाब की आवश्यकता, दुनिया में इनकलाब का स्थान क्या है आदि के बारे में जान सके। सोच विचार के साथ नौजवान अपने विचारों को स्थिर करें ताकि निराशा, मायूसी और पराजय के समय में भी भटकाव के शिकार न हों और अकेले खड़े होकर दुनिया से मुकाबले में डटे रह सके। इसी तरह जनता इनकलाब के ध्येय को पूरा कर सकेगी। भगत सिंह।